से ज्यादा नेता और पार्टियां इस बात से चिंतित है कि चुनाव में विरोधी मैदान न मार ले। राजनीति में कौन किससे दुखी है और कौन किसकी परेशानी बढ़ा रहा है, ये सब दिखाने के लिए हम फिर हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं विपक्ष के हाथ लगे सबसे बड़े मुद्दे की। आज लगातार 12वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हुआ और ये इजाफा 10-15 पैसे का नहीं बल्कि करीब 50 से 55 पैसे का हुआ। अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पेट्रोल 48 पैसे महंगा हो गया है। आज दिल्ली में पेट्रोल का भाव 79 रुपीज 99 पैसे था। मुंबई में 48 पैसे बढ़कर ये 87 रुपीज 39 पैसे प्रति लीटर हो गया। कोलकाता में 47% का इजाफा हुआ और पेट्रोल में आज का दाम वहां का 82 रुपए 88 पैसे था। चेन्नई में 51 पैसे की बढ़ोतरी के साथ पेट्रोल 83 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर बिका। दिल्ली और मुंबई में डीजल के दाम में आज 55 पैसे की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में डीजल का भाव 72 रुपए 7 पैसे था तो मुंबई में 76 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर रहा। कोलकाता में 52 पैसे बढ़कर डीजल 74 रुपए 92 पैसे बिका तो चेन्नई में 56 पैसे बढ़ाकर डीजल 76 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर बिका। पेट्रोल डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं तो डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार बेदम होता जा रहा है। आज भी रुपया सबसे निचले स्तर पर है और आज 72 के पार जा चुका है। आज कहां है प्रधानमंत्री, देश को तो बताए। उस समय हंस के मजाक करके देश को समझाते थे कि ये सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। पर 70 सालों में पहले बार अगर किसी ने रुपया को 72 रुपया तक पहुंचा दिया, इतनी गिरावट रुपया में अगर हुई है तो 70 सालों में पहले बार हुआ है। यही सरकार इंग्लैंड को, मलेशिया को, इजराइल को 34 रुपए पर पेट्रोल बेच रही है। कितने रुपयों पर? 34 रुपयों पर। और हिंदुस्तान की जनता को आज दाम दिल्ली में बढ़ा है तो 80 रुपया हो गया है। कितना हो गया है? 80। उधर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर बड़ा बयान दिया है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाना जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि देश में तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय कारणों से बढ़ रहे हैं। अगर डीजल पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाया गया तो इससे आम जनता को बड़ा फायदा होगा। धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि ईरान, वेनेजुएला और टर्की में राजनीतिक संकट के चलते कच्चे तेल के उत्पादन पर असर पड़ा है। पेट्रोलियम उत्पादन एक्सपोर्ट करने वाले देश भी उत्पादन बढ़ाने का दावा नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ी हैं। उधर पेट्रोल का डीलर प्राइस 37 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर है तो इस डीलर का कमीशन 3 रुपए 63 पैसे बनता है और अगर 28% जीएसटी लगे तो टैक्स 11 रुपए 63 पैसे प्रति लीटर लग जाएगा। ऐसे में जीएसटी के बाद पेट्रोल का भाव प्रति लीटर 53 रुपए 15 पैसे होगा। यानी जो पेट्रोल अभी 80 रुपए के करीब बिक रहा है वो 53 रुपए के आसपास बिकने लगेगा, यानी कि 17 रुपए सस्ता हो जाएगा। लेकिन इंतजार इस बात का है कि सरकार इसको जीएसटी के दायरे में कब लाती है। इससे पहले भी सरकार कई बार कह चुकी है कि हम इसको जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन इस पर निर्णय नहीं हुआ। सीधे चलते हैं हमारी सहयोगी निधि के पास। निधि इन तमाम मामलों पर नजर रखती है। निधि, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि डीजल और पेट्रोल तो सस्ता हो जाएगा, लगभग 70 रुपए सस्ता हो जाएगा अगर दिल्ली की बात करें, लेकिन जीएसटी के दायरे में लाने में सरकार को परेशानी क्या है और यह निर्णय अभी तक क्यों नहीं हो पाया? जी दीपक जी, जीएसटी के दायरे में लाने में सरकार को परेशानी ये है कि राजनीतिक मंशा नहीं है सरकार की, क्योंकि स्टेट्स राजी नहीं है। सबसे बड़ी जो दिक्कत है, सबसे बड़ा जो रोड़ा है वो राज्य है, क्योंकि राज्य अब तक इस बात की पैरवी कर रहे हैं कि चुनाव नजदीक है, ऐसे में अगर जीएसटी में लाया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी राज्य 30% टैक्स वसूल रहे हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर। और अगर इस बात पे कवायद आगे बढ़ती है कि जीएसटी लगाना चाहिए पेट्रोल और डीजल पर, तो राज्यों को दिक्कत ये है, अब तक इस बात पे सहमत नहीं है कि 28% की दर से जीएसटी लगेगा और उसमें 14% राज्य, 14% सेंटर देगा। तो ऐसे में राज्यों को इस बात की दिक्कत सता रही है कि उनके रेवेन्यू लॉस पे प्रॉब्लम आएगी। और जो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है
कि कंज्यूमर के हिसाब से सोचा नहीं जा रहा है। अगर राजनीतिक मंशा ये है कि स्टेट्स और सेंटर दोनों मिलकर जीएसटी लगाते हैं पेट्रोल और डीजल पर, तो वाकई पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल पर दोनों पर, पेट्रोल पर 45% और डीजल पर 30% के हिसाब से टैक्स वसूला जा रहा है, चाहे वो राज्य की बात की जाए और चाहे वो केंद्र की बात की जाए। तो ऐसे में यहां पर एक बात आपको जरूर बताना चाहूंगी दीपक जी, सुशील मोदी ने कहा था, जो कि जीएसटी काउंसिल के सदस्य हैं, उन्होंने इस बात पे जोर दिया था कि अगर जीएसटी हमारा जो टारगेट है वो 1 लाख करोड़ तक रेवेन्यू अगर उसका आ जाता है अप्रैल तक, तो फिर हम जीएसटी के दायरे में ले आएंगे पेट्रोल और डीजल को। और ये आपको बताएं कि अप्रैल में ही ये रेवेन्यू जो है प्रॉफिट हुआ सरकार को और 1 लाख करोड़ तक ये आ गया। अभी फिलहाल फ्लक्चुएट हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है सरकार को, अगर सरकार ठान ले कि पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी लाना है तो। बिल्कुल, सरकार अगर ठान ले, लेकिन क्या सरकार ठान लेगी और क्या सरकार ठान पा रही है, इस पर भी बहुत बड़े सवाल है, जैसा कि निधि हमें बता रही थी। निधि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। भारत में पेट्रोल के भाव 80 रुपए पार कर चुके हैं, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि पड़ोसी मुल्कों में पेट्रोल का भाव क्या है। अगर पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ 51 रुपए 61 पैसे के भाव से पेट्रोल बिक रहा है। नेपाल में 68 रुपए 76 पैसे के रेट पर पेट्रोल बिकता है। श्रीलंका में 63 रुपए 90 पैसे और बांग्लादेश में 71 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है। भूटान में पेट्रोल का भाव 57 रुपए 2 पैसे और म्यांमार में 44 रुपए 12 पैसे है। चीन ही ऐसा पड़ोसी है जहाँ भारत के बराबर रेट पर पेट्रोल बिक रहा है। यहाँ पेट्रोल का भाव 80 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर है। पिछले दिनों आरटीआई से खुलासा हुआ था कि भारत कई देशों को सस्ते में पेट्रोल डीजल उपलब्ध करा रहा है, लेकिन अपने देश में भारी टैक्स लादता है, जिससे वही पेट्रोल डीजल भारत में महंगा हो गया है। आरटीआई से खुलासा हुआ है कि भारत मॉरिशस को 36 रुपए 30 पैसे और डीजल 37 रुपए 6 पैसे के भाव से बेच रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि दूसरे देश को सस्ते में और अपने देशवासियों को महंगे में पेट्रोल डीजल क्यों बेचा जा रहा है। पड़ोसी मुल्कों में पेट्रोल डीजल सस्ता बिक रहा है, भारत कई देशों को पेट्रोल डीजल सस्ते में बेच रहा है, तो फिर भारतीयों को इतनी महंगी दर पर तेल खरीदने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ रहा है। ये एक बड़ा सवाल है जिसे समझना जरूरी है। 3 सितंबर को जब दिल्ली में पेट्रोल 79 रुपीज 15 पैसे प्रति लीटर बिक रहा था और डीजल का भाव, डीलर का कमीशन पेट्रोल पर 39 रुपए 21 पैसे के भाव से तेल कंपनियों ने इसे बेचा था। इस 1 लीटर पर केंद्र सरकार ने 19 रुपए 48 पैसे एक्साइज ड्यूटी वसूल ली। डीलर का कमीशन 3 रुपए 63 पैसे हुआ। वहीं राज्य सरकार ने वैट के तौर पर 16 रुपए 83 पैसे वसूले और इस तरह से तेल कंपनियों ने डीलर तक 39 रुपए 21 पैसे में पहुंचा पेट्रोल पब्लिक को 79 रुपीज 15 पैसे में मिला, यानी पेट्रोल के डीलर प्राइस से ज्यादा वसूले गए हैं। टैक्स और ज्यादा बढ़ा दिए, एक्साइज ड्यूटी और ज्यादा बढ़ा दी, तो अगर पेट्रोल और डीजल के दाम महंगे होते हैं तो उससे चारों तरफ महंगाई फैल जाती है। और स्पेशली जब पूरी दुनिया के अंदर कच्चा तेल कम हुआ था, पूरे 2-3 साल में कम हुआ था, तो दुनिया के अंदर कच्चा तेल कम हो रहा था और वो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाते जा रहे थे, उस पर टैक्स पे टैक्स लगाते जा रहे थे। ये तो ठीक नहीं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को मुद्दा बनाकर 2014 में सत्ता में आई बीजेपी बड़ी मुश्किल में फंसती दिख रही है। यूपीए सरकार को जिस महंगाई पर बीजेपी घेरती रही, अब वही मुद्दा उनके लिए गले की फांस बन गया है। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के भाव 80 रुपए को छू गए तो लोगों का पारा चढ़ गया। लोगों का बस एक ही सवाल है कि आखिर मोदी सरकार कर क्या रही है? क्या सरकार को अगले चुनाव का डर नहीं है? जो रोज पेट्रोल भरवाता हूँ, कभी 30 पैसे, कभी 35 पैसे, 40 पैसे डेली बढ़ रहा, डेली। मेरे आज 50 रुपए का फर्क पड़ा। पेट्रोल 10 लीटर लाया, 50 रुपए का फर्क आ गया। 50 रुपए कम नहीं होते, बस 50 रुपए में 2 बंदे खाना खा सकते हैं आराम से। हालांकि दिल्ली में कुछ ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि मोदी सरकार कुछ न कुछ ऐसा करेगी कि लोग चुनाव से पहले इस मुद्दे को भूल जाएंगे। मोदी सरकार अपने आप धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा।
कुल मिला के सरकार बहुत अच्छी है और 2019 में मोदी ही आएंगे। मतलब जो रेट बढ़ रहा है इसका मतलब ज्यादा फर्क नहीं रहेगा वैसे? नहीं, क्या पता कुछ कम भी हो जाए। मेट्रो शहरों में से मुंबई में पेट्रोल डीजल के भाव सबसे ज्यादा महंगे हैं और यहाँ के लोग कह रहे हैं कि ये तेल 2019 में मोदी जी का खेल बिगाड़ देगा। जैसे गुजरात में इलेक्शन हुआ, कर्नाटक में इलेक्शन हुआ, उस वक्त सरकार ने 11-12 दिन पेट्रोल के भाव नहीं बढ़ने दिए, तो ये उनके हाथ में है। तो ये ही खेल तेल का, मोदी का खेल 2019 में जरूर बिगाड़ेगा। आज पेट्रोल का रेट इतना बढ़ा के दोनों का, पेट्रोल डीजल का, तो रोज उसमें जो सब्जी आते हैं जो भी गाड़ी में जिसमें भी, तो उसी में तो पेट्रोल डीजल चलता है, तो उसमें उसके बाद सिलेंडर का रेट इतना बढ़ा के रखा है और हमारा घर कैसे चलेगा। गाजियाबाद में भी लोगों का मानना है कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसका नुकसान मोदी सरकार को चुनाव में उठाना पड़ेगा। जनता ने उम्मीद की थी कि सस्ता होगा और ये महंगाई लगातार बढ़ रही है, तो उसका फर्क तो पड़ना ही है। मोदी जी को ध्यान रखना चाहिए इस चीज का कि जनता से उन्होंने प्रॉमिस किया था कि महंगाई घटेगी, महंगाई कहीं दूर दूर तक नहीं घट रही है। 2019 में बहुत नुकसान में जाएंगे अगर इन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया तो। 2014 में इसी के उससे आई थी जो सरकार थी, थोड़ा बहुत पेट्रोल डीजल से, क्योंकि इन्होंने हंगामा करा था 2014 में, रेट बढ़े थे बहुत ज्यादा। तो आप क्या कहेंगे, मोदी जी को दोबारा वोट दे रहे हैं लोग? नहीं, क्या ये? मैं तो बिल्कुल नहीं दे रहा जी। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से नवाबों की नगरी लखनऊ के लोग भी नाराज दिख रहे हैं। लोग आशंका जता रहे हैं कि चुनाव आते आते पेट्रोल कहीं 100 के पार न चला जाए। पेट्रोल और डीजल डेली बढ़ रहा है, 100 पहुंच जाएगा मेरे ख्याल से 2019 से पहले, ऐसा लग रहा है। अब इसको तो वोट तो बिल्कुल नहीं करना है। दिया था कुछ सोच के, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे क्या बुरे से बुरे दिन आते हैं। हालांकि इसी लखनऊ में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि पेट्रोल के दाम 8-10 रुपए बढ़ने से प्रधानमंत्री थोड़ी बदल देंगे। सितंबर 2013 में भी 82 रुपए तक पेट्रोल गया है, तो आज 80 हुआ है, तो क्यों इतना शोर शराबा है? 10 रुपए 8 रुपए के लिए कि प्रधानमंत्री थोड़ी बदल देगा आदमी। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के लिए लोगों की नाराजगी का बढ़ना 2019 में मोदी सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं माने जा सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया है। 10 सितंबर को महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने भारत बंद की घोषणा की है। भारत बंद से एक दिन पहले यानी 9 सितंबर को कांग्रेस पार्टी 100 जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। कांग्रेस के इस भारत बंद का पूरी तरह से विपक्षी दलों का समर्थन नहीं मिल रहा। एनसीपी और डीएमके ने भारत बंद का भले ही समर्थन किया हो, लेकिन बाकी विपक्षी दल कांग्रेस के साथ खड़े नहीं दिख रहे। टीएमसी और लेफ्ट पार्टियों ने भारत बंद से किनारा कर लिया। हालांकि महंगाई के मुद्दे पर टीएमसी और लेफ्ट ने कांग्रेस के आंदोलन का समर्थन किया है। एसपी बीएसपी जैसे बाकी विपक्षी दलों का स्टैंड अभी तक साफ नहीं है कि वो कांग्रेस के भारत बंद के साथ हैं या फिर नहीं। अनुसूचित जाति जनजाति कानून एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच गया है। SC/ST एक्ट के खिलाफ कल सवर्ण समाज ने देशव्यापी प्रदर्शन किया था और अब SC/ST एक्ट के संशोधित कानून का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 20 मार्च के आदेश को ही लागू किया जाए। साथ ही नए कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट पर फौरन रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि बिना सुनवाई इस पर रोक लगाना वाजिब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। नए अमेंडमेंट के तहत 18A जो सरकार ने नया इसमें ऐड किया था, उसको हमने सुप्रीम कोर्ट में PIL के जरिए जो चैलेंज किया था, उसमें यह था कि जो 18A में क्या है, 18A में यह है कि कोई भी FIR अगर कोई पर्सन आता है SC/ST का FIR अगर कराता है तो FIR वो लॉन्च कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन की कोई जरूरत नहीं होगी और ना ही उसमें एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन है जो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस चीज को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च के आदेश में SC/ST एक्ट को लेकर
बिना जांच के न तो केस होगा और न ही गिरफ्तारी होगी। साथ ही अग्रिम जमानत का प्रावधान भी रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद केंद्र सरकार ने SC/ST एक्ट संशोधन बिल संसद में पास करा लिया। अब इसी संशोधित कानून का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट अब इस संशोधित कानून का परीक्षण करेगा। बात करते हैं जन अधिकार पार्टी के संरक्षक और बाहुबली सांसद पप्पू यादव की, जिनका बड़ा झूठ सामने आया है। गुरुवार को भारत बंद के दौरान पप्पू यादव ने मुजफ्फरपुर में बंद समर्थकों पर मारपीट का आरोप लगाया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि प्रदर्शनकारी उनकी हत्या करना चाहते थे। पप्पू यादव ने आरोप लगाया था कि बंद समर्थकों ने जाति पूछकर उनके साथ मारपीट की। हालांकि पुलिस ने इन आरोपों को गलत ठहराया है। बंद समर्थकों से घिरे पप्पू यादव का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि लोग उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं, लेकिन कोई मारपीट नहीं हो रही। पप्पू यादव भी हंस कर प्रदर्शनकारियों से बात कर रहे हैं। अब पुलिस के बयान से पप्पू यादव का झूठ सामने आ गया है। जाति पूछ के ऐसे नहीं, हम जात पात का भी नहीं किया यार। मेरा 1.5 महीने से सर यात्रा था, लोगों ने कभी जात पात नहीं किया। हम पैर पकड़ते पकड़ते थक गए, लेकिन पीछे से सब जगह से बांटना शुरू कर दिया। ऐसा कोई चीज कोई और साक्ष्य नहीं आया है कि जैसे उनके कोई गाड़ी का क्षतिग्रस्त कोई फोटो हो या मोबाइल उन्होंने जैसे बताया, तो ऐसा कोई नहीं आया है साक्ष्य। और वहाँ के जो लोगों से भी बात किया है वो भी इसमें कोई इनकार कर रहे हैं। वहाँ पे जो समर्थक थे उनसे उनकी बातचीत हुई थी, वो जाना चाह रहे थे तो वो रोक रहे थे। अभी तक यही हमारे पास आया है। समाजवादी कुनबे में मची कलह अब घर की चारदीवारी से निकली सड़कों पर दिखने लगी है। जी हां, अखिलेश से नाराज होकर समाजवादी पार्टी से अलग मोर्चा बनाने वाले मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल यादव की जंग एक कदम और आगे बढ़ गई है। शिवपाल के समाजवादी सेक्युलर मोर्चे के कई सारी होर्डिंग राजधानी लखनऊ में लग गई हैं। शिवपाल के लखनऊ स्थित आवास के बाहर लगी इस होर्डिंग में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव को जगह दी गई है। मुलायम के अलावा इस होर्डिंग में शिवपाल के बेटे आदित्य की तस्वीर भी लगी है। कुछ होर्डिंग्स में जनेश्वर मिश्र की भी तस्वीरें हैं। राजधानी लखनऊ में लगे इन होर्डिंग्स की सियासी गलियारों में खासी चर्चा है। माना जा रहा है कि शिवपाल ने इसके जरिए अब साफ संकेत दे दिया है कि बगावत की जो राह उन्होंने चुनी है उससे पीछे हटने का अब उनका कोई इरादा नहीं है। वो अपने समाजवादी सेक्युलर मोर्चे को मजबूत करने में जुट गए हैं। फिलहाल शिवपाल काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। कहा जा रहा है कि भगवान पशुपतिनाथ का आशीर्वाद लेकर शिवपाल 2019 के लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। शिवपाल साफ कर चुके हैं कि सेक्युलर मोर्चा सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही मोर्चे के पदाधिकारियों का ऐलान कर दिया जाएगा। 2019 के सियासी महासंग्राम से पहले नेताओं के बीच बयानों के तीर तलवार चलने शुरू हो गए हैं। यूपी में जहां पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रहे, तो बीजेपी भी उन पर पलटवार कर रही है। इसी कड़ी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला। योगी ने अखिलेश यादव को अवसरवादी बताते हुए उनकी तुलना मुगल शासक औरंगजेब से कर दी। योगी आदित्यनाथ लखनऊ में बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान पहले तो उन्होंने अखिलेश सरकार के कामकाज पर हमला किया, फिर अखिलेश की तुलना औरंगजेब से कर दी। जो अपने बाप और अपने चाचा का नहीं हुआ, वो आज आपको अपने साथ जोड़ने की बात करता है। आपने देखा होगा इतिहास में एक पात्र आते हैं, कैसे उन्होंने अपने बाप को कैद करके रख दिया था, और इसीलिए कोई भी मुसलमान अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता। और मुझे लगता है कि कुछ ऐसा समाजवादी पार्टी के साथ भी जुड़ गया है। इतिहास अपने आप को दोहराता है और ये वैसे ही दोहराने का कार्य हो रहा है। इस समय समाजवादी कुनबे में घमासान मचा हुआ है। अखिलेश से नाराज मुलायम के भाई शिवपाल से अलग मोर्चा बना लिया है और उन पर पिता और पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों के अपमान का आरोप लगाकर हमले कर रहे हैं। इसी के चलते बीजेपी अखिलेश को निशाना बना रही है। दिल्ली में क्या इस्लामिक स्टेट जम्मू एंड कश्मीर का नेटवर्क फल फूल रहा है? ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि इस संगठन से जुड़े और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे 2 आतंकी हथियारों समेत लाल किले के पास से पकड़े गए।
दिल्ली में पुलिस की स्पेशल सेल के हत्थे चढ़े ये आतंकी परवेज और जमशीद हैं। दोनों कश्मीर के शोपियां के हैं और आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट जम्मू एंड कश्मीर से जुड़े हैं। गुप्त सूचना के आधार पर गुरुवार की रात लाल किले के पास से पुलिस ने परवेज और जमशीद को धर दबोचा। इनके पास से 2 पिस्टल, 10 कारतूस और 4 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। ये हथियार यूपी से खरीदकर दोनों आतंकी कश्मीर जा रहे थे। खास बात यह है कि ये दोनों आतंकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं और साथ ही साथ आतंकी गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। यंग लड़के हैं दोनों। परवेज 24 साल का है, जमशीद 19 साल का है। परवेज एमटेक कर रहा है और ये जमशीद डिप्लोमा फाइनल ईयर है इसका इलेक्ट्रिकल का। परवेज का भाई भी आतंकवादी था जो एनकाउंटर में मारा जा चुका था। कहा जा रहा है कि बदले की आग में जल रहे परवेज ने भी आतंक का दामन थाम लिया था। परवेज का भाई फिरदौस लॉन भी एक टेररिस्ट था जो इस साल जनवरी में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एनकाउंटर में शोपियान में मारा गया। ये सेकंड टाइम था, ये इनके पहला इंस्टेंस नहीं था, ये सेकंड इंस्टेंस था जब ये वेपन लेके जा रहे थे और इनको एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे इंटरसेप्ट किया गया। पुलिस का दावा है कि पड़ताल में पता चला है कि इन दोनों आतंकियों का मकसद दिल्ली में किसी घटना को अंजाम देना नहीं था। भले ही दिल्ली को इनसे कोई खतरा नहीं था, लेकिन इनका सलाखों के पीछे जाना जरूरी था क्योंकि कश्मीर में दहशतगर्दी इनका एजेंडा था। नरेश बिस्वानी, दिल्ली, इंडिया न्यूज। यूपी में भी कानून व्यवस्था को लेकर सरकार सवालों के घेरे में है। अपराधी बेखौफ नजर आ रहा है और कानून को खुला चैलेंज दे रहा है। एक ही दिन में हत्या की ताबड़तोड़ वारदातों से पूरा यूपी सहम गया है। इलाहाबाद में बदमाशों ने घर में घुसकर एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी। बदमाशों ने 5 साल के मासूम को भी नहीं छोड़ा और उसे भी मौत की नींद सुला दिया। बताया जा रहा है कि इस परिवार की किसी से कोई रंजिश नहीं थी। ऐसे में पुलिस दिल दहला देने वाले इस हत्याकांड को लूट से जोड़कर देख रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं दूसरा मामला शाहजहांपुर में सामने आया है, जहां समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष के 2 भाइयों समेत 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हमले में एक शख्स घायल भी हुआ। हत्या की इस वारदात को पुरानी रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। इस मामले में भी पुलिस के हाथ खाली हैं। एक दिन में हुई इन 7 हत्याओं से सूबे की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। सीएम योगी ने सत्ता संभालने के बाद अपराधियों पर नकेल कसकर कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने का वादा किया था, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा। तो फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में, लेकिन उसके बाद खबरों का सिलसिले राहुल गांधी के 34 किलोमीटर पैदल चलने के सबूत सामने रख दिए। राहुल गांधी की कैलाश यात्रा का पहला वीडियो। राहुल की शिव भक्ति साबित करने वाली तस्वीरें। लगातार 13 घंटे तक 34 किलोमीटर की पद यात्रा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का ये वो वीडियो है जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान पहली बार सामने आया है और इन्हीं तस्वीरों पर सियासत शुरू हो गई है। देखिए, इस वीडियो में राहुल गांधी कैंप के पास खड़े होकर मौजूद कुछ लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। खुद को शिव भक्त बताने वाले राहुल गांधी इन तस्वीरों में टोपी, जीन्स, जैकेट और चश्मा पहने दिख रहे हैं। राहुल के साथ ये तस्वीरें खिंचवाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन यहाँ लोग राहुल के साथ बड़े आराम से सेल्फी खिंचवा रहे हैं। देखिए, ये है मिहिर पटेल जो राहुल के साथ नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के साथ यात्रा कर रहे गुजरात के श्रद्धालु मिहिर पटेल भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। वैसे तो जब से राहुल इस यात्रा पर गए हैं तब से लगातार फोटो ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन शुक्रवार को उनकी यात्रा का ये पहला वीडियो सामने आया। 31 अगस्त से शुरू हुई राहुल की कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान राहुल ने 13 घंटे तक पर्वत की चढ़ाई की। राहुल ने अपने ट्विटर पर कैलाश पर्वत का एक वीडियो शेयर किया है और इस वीडियो के कैप्शन में राहुल ने लिखा है, शिव ब्रह्मांड है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, एक इंसान तभी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाता है जब उसे बुलावा आता है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये मौका मिला और आप सभी के साथ इस खूबसूरत यात्रा पर जो कुछ भी देख रहा हूँ उसे आपके साथ साझा कर रहा हूँ। राहुल की कैलाश यात्रा की तस्वीरें और वीडियो सामने आए तो कई लोग इसे लेकर सवाल उठाने लगे कि क्या वाकई राहुल कैलाश की यात्रा पर हैं या सिर्फ इंटरनेट से फोटो डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं।
प्रीति नाम की महिला ने एक फोटो के साथ ट्वीट किया और दावा किया कि राहुल गांधी की टीम गूगल से फोटो लेकर ट्वीट कर रही है। इसके बाद बीजेपी के कई नेताओं समेत केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया, क्योंकि फोटो में राहुल गांधी एक मिहिर नाम के युवक के साथ खड़े हुए हैं। जीन्स और जैकेट में दिख रहे राहुल गांधी ने अपने हाथ में एक छड़ी पकड़ रखी है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का कहना है कि ये तो फोटोशॉप है, छड़ी की परछाई गायब है। इसके बाद बिना देर किए कांग्रेस ने राहुल की यात्रा के सबूत सामने रख दिए। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर राहुल गांधी की फिटनेस वॉच का स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि किस तरह राहुल ने कठिन सफर को बिना रुके और बिना थके तय किया। ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की इस तस्वीर में राहुल की कैलाश सफर की पूरी डिटेल्स पोस्ट की गई है। कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कहा गया है कि राहुल गांधी ने एक दिन में 34 किलोमीटर का फासला तय किया। वो सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक पैदल चले। इस दौरान वो करीब 46,000 कदम चले और उन्होंने 4,466 कैलोरी बर्न की। यानी कांग्रेस ने सबूत देकर बताया कि राहुल की कैलाश यात्रा वाली तस्वीर फर्जी नहीं है। अरे राहुल गांधी के लेकर के हम क्या ट्वीट करेंगे। राहुल गांधी तो अपने आप में एक तमाशा राहुल गांधी खुद बन गए हैं और देश को तमाशा बनाना चाहते हैं। और ये आस्था का मतलब है, इससे राजनीति को नहीं जोड़ना चाहिए। और जो हमारे बीजेपी के नेता और बीजेपी के तमाम लोग राहुल गांधी जी पर उंगलियां उठा रहे हैं, अफसोस की बात है कि कोई जो अपने निजी इस कार्यक्रम को रखे राजनीति से परे, और ये कर्नाटक के इलेक्शन के जमाने में उन्होंने इस चीज को कहा था, उस मानता को आज पूरा कर रहे हैं, अकेले पूरा कर रहे हैं। और एक किसी के आस्था पर इस तरह के आरोप लगाने, भारतीय जनता पार्टी धर्म और राजनीति से जोड़ने का काम उन्होंने हमेशा किया है। दरअसल राहुल गांधी के नाम से जस्ट डायल पर एक अकाउंट बना दिया गया है, जिस पर ये फोटो अपलोड की गई है। यहीं से ये फोटो गूगल पर दिख रही है। जस्ट डायल पर जब आप फोटो क्लिक करेंगे तो वो राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट पर ले जाएगी। इससे ये साबित हो जाता है कि प्रीति का फोटोशॉप वाला दावा गलत है और राहुल गांधी की कैलाश यात्रा की डाली गई फोटो सही है। दरअसल कांग्रेस राहुल की इस मानसरोवर यात्रा को 2019 के लिए रणनीति के तौर पर इस्तेमाल करने के मूड में है, लेकिन राहुल गांधी का ये फिटनेस चैलेंज 2019 के लिए है। राहुल गांधी 31 अगस्त को इस यात्रा के लिए नेपाल रवाना हुए थे, जहां से उन्होंने कैलाश के लिए प्रस्थान किया था। दरअसल 26 अप्रैल को कर्नाटक की यात्रा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष के विमान में तकनीकी खराबी आने के बाद विमान बाईं ओर तेजी से झुक गया और तेजी से नीचे आने लगा था। इसके बाद हालांकि विमान संभल गया और सुरक्षित नीचे उतरा, जिसके 3 दिन बाद 29 अप्रैल को राहुल गांधी ने एक रैली के दौरान कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने की घोषणा की थी। 2-3 दिन पहले हम कर्नाटक जा रहे थे और हवाई जहाज में थे। हवाई जहाज यूं नीचे की ओर गया, 8,000 फुट नीचे गिरा। मेरे दिमाग में आया कि मुझे कैलाश जाना है, कि मुझे कैलाश मानसरोवर जाना है। कांग्रेस ने सुरक्षा कारणों की वजह से राहुल गांधी की यात्रा का ब्यौरा गोपनीय रखा था, लेकिन जब यात्रा के दौरान राहुल ने एक के बाद एक तस्वीरें पोस्ट की तो बीजेपी ने उन तस्वीरों को झूठा बता दिया। राहुल की तस्वीरों को फोटोशॉप बताकर बीजेपी ने दांव उल्टा चला, लेकिन राहुल का मानसरोवर यात्रा वाला दांव सही निशाने पर है। गुजरात चुनाव में मंदिर मंदिर यात्रा करने वाले राहुल ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा करके बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान में निजाम बदल गया है, लेकिन भारत के प्रति न तो नियत बदली और न ही नजरिया। कश्मीर के आतंकियों को आजादी का दीवाना बताने वाला पाकिस्तान अब भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। लहू जो सरहद पे बह चुका है, लहू जो सरहद पे बह रहा है, हम इस लहू का हिसाब लेंगे इंशाल्लाह। ये गीदड़ भभकी पाकिस्तान की उस आर्मी के चीफ की है जो आतंकियों की सरपरस्त है। सरहद पार से कश्मीर घाटी में आतंकियों को आयात करने वाली पाकिस्तानी फौज के मुखिया भी आतंकियों के आका की तरह बात करने लगे हैं। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के रक्षा दिवस के मौके पर पाक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कश्मीरी आतंकियों को सलाम पेश किया और फिर भारत को गीदड़ भभकी दी। हम अपने इन अजीम शहीदों की कुर्बानियों को कोई दुनियावी बदल तो नहीं दे सकते, मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इनका खून रायगा नहीं जाएगा और हम पाकिस्तान को अमन का
गहवारा बना के दम लेंगे। और मजीद बड़ा लहू जो सरहद पे बह चुका है, लहू जो सरहद पे बह रहा है, हम इस लहू का हिसाब लेंगे इंशाल्लाह। जिस मंच से बाजवा खून का बदला खून से लेने की बात कह रहे थे, उसी मंच पर पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान कश्मीर मुद्दे के समाधान की बात कर रहे थे। इमरान पाकिस्तान के बाकी हुक्मरानों की तरह उसी घिसी पिटी लाइन को दोहरा रहे थे कि संयुक्त राष्ट्र संघ को कश्मीर मुद्दे पर दखल देना चाहिए। बाजवा की तरह इमरान का भी आतंकवाद के प्रति नरम रुख दिखा। उन्होंने कहा कि मैं शुरुआत से ही युद्ध के खिलाफ रहा हूँ, हम किसी दूसरे देश की लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेंगे, हमारी विदेश नीति राष्ट्र हित में हो। सत्ता संभालने से पहले ही इमरान खान ने भारत से रिश्तों पर कहा था कि पड़ोसी 2 कदम बढ़े, हम 4 कदम बढ़ेंगे। लेकिन इमरान हो या फिर उनके आर्मी चीफ, दोनों के बयान बताते हैं कि पाकिस्तान न तो आतंकवाद पर लगाम लगाना चाहता है, न ही भारत से रिश्ते सुधारने को लेकर वो गंभीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाक आर्मी चीफ जनरल बाजवा की गीदड़ भभकी पर भारत के सियासी दलों ने एक सुर में पलटवार किया है। बीजेपी ने जहां बाजवा को इतिहास याद दिलाया, वहीं कांग्रेस ने कहा कि पाकिस्तान को पहले भी सबक मिला है और अब भी मिलेगा। जनरल बाजवा को शायद इतिहास का पता नहीं है, उनको इतिहास पढ़ना चाहिए। 1965 हो, 71 हो, या करगिल की जंग हो, या जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा चलाया जा रहा आतंकवाद हो, पाकिस्तान ने हर बार मुंह की खाई है और भारतीय जांबाज रणबांकुरे हमारे सेना के जवानों ने हमेशा पाकिस्तानियों को धूल चटाई है। लगता है कि पाकिस्तान का एक तगड़ा इलाज करना पड़ेगा। इमरान खान 1 कदम और 2 कदम खुद बढ़ाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनके सेनाध्यक्ष इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो पहले भी उनको सबक मिले हैं, आगे भी सबक मिलेंगे। यूपी के कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं और भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर। बाढ़ पीड़ितों की मदद पहुंचाने के लिए सीएम योगी खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन लोगों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रहे। यूपी में बाढ़ की विनाशलीला की ये तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। भारी बरसात के चलते कई नदियां उफान पर हैं और बाढ़ का पानी कई जिलों में तबाही मचा रहा है। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। मौसम ने एक बार फिर करवट ली तो जगह जगह तबाही देखने को मिली। केरल के बाद अब उत्तर प्रदेश के लोग तूफान और तेज बरसात से परेशान हैं। पूर्वांचल में कई दिनों से लगातार बढ़ रही गंगा और घाघरा नदी रौद्र रूप दिखा रही है। बारिश के चलते कई जिलों में दर्जनों मकान ढह गए हैं। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ खुद बाढ़ प्रभावित जिलों के हवाई सर्वे कर रहे हैं। सीएम ने गुरुवार को सूबे के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर राहत सामग्री बांटी। अगर कहीं भी कोई जनहानि होती है तो उन्हें 4 लाख रुपए की सहायता तत्काल उपलब्ध करवाई जाए। आज पहली प्राथमिकता बचाव की है और पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने की है। ये तस्वीरें देखिए, यूपी के उन्नाव की हैं, जहां गंगा ने चारों तरफ तबाही मचाकर रख दी है। बाढ़ से लगभग जिले के 500 गांव प्रभावित हैं। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए ग्रामीण और रिहायशी इलाकों के लोग घर छोड़ने पर मजबूर हैं। लिहाजा स्थानीय लोग भी ग्रामीणों की मदद कर रहे हैं। हरदोई में बाढ़ से आया सैलाब अब लोगों के लिए बड़ी मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। लगभग 100 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। आलम यह है कि गांवों से जुड़ी सड़कें पूरी तरह से टूट चुकी हैं, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट गया है और लोग सैलाब में उतरकर या फिर नाव का सहारा लेकर अपने घरों तक पहुंचने को मजबूर हैं। डैम का पानी खोले जाने से बाढ़ ने पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। नौबत गाँव के डूबने तक की आन पड़ी है। पानी जो है कि करीबन 8 से 10 दिन का हो गया और बहुत सारे परेशानी है। बच्चों को पढ़ने के लिए परेशानी है और बच्चे जा नहीं पा रहे हैं। अभी बहुत सारे इधर अभी रोड पे तो थोड़ा सा कम पानी है, जांघे भर पानी है, लेकिन जहां रोड से आप उतरते हैं तो आपको जो है कि छाती भर पानी है
और जो है सो कि बहुत सारी समस्या है। किसी को हम लोग मदद करके पहुंचा रहे हैं, आपस में इनको वो मदद कर रहा है, उनको हम मदद कर रहे हैं, ऐसा ही काम चल रहा है। वाराणसी में उफनती गंगा ने अब शहर की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से सभी घाट पूरी तरह डूब चुके हैं, लिहाजा स्थानीय लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। उधर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। इलाहाबाद में भोगन नदी में नाव पलटने से 29 लोग डूब गए, जिनमें से 26 लोगों को गोताखोरों ने रेस्क्यू कर जान बचाई, जबकि 3 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी खोजबीन जारी है। आपको बता दें, बाढ़ बरसात से अब तक 1400 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से अकेले उत्तर प्रदेश में 254 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं यूपी में 3,42,000 लोगों का जीवन बाढ़ के चलते अस्त व्यस्त हो गया है। 50,873 हेक्टेयर की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।